कोई अपनी सुप्रीम कोर्ट को क्यों जला देगा? उससे जजों से नाराजगी हो सकती है, उससे प्रधानमंत्री से नाराजगी हो सकती है, उससे एक-एक मंत्री से नाराजगी हो सकती है, उससे पूरे विपक्ष से नाराजगी हो सकती है। कि जिस आदमी को ये पूरा प्लान करके किया था बालिन शाह, जिसके लिए पूरा माहौल बना दिया था इन्होंने, उस आदमी का भी रात में आया स्टेटमेंट कि उसने अपना जो खुद मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने से, कि यहाँ वो नेपाल के घटनाक्रम पर मनीष जी इन खैरातियों को आज चेतावनी अमेरिका से आई और इनका बिना नाम लिया ही, इनका नाम नहीं लिया, उसने अमेरिकन संदर्भों में बात की है। ओली पर जो गुस्सा है उसे छुपाना, कम्युनिस्ट झंडे उखाड़े गए उसे छुपाना, लेकिन नैरेटिव ये बनाना। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। नेपाल में तो पूरी बाजी ऐसा लग रहा पलटती नजर आई सर। आपस में ही जेनजी लड़ने लगे। ऐसा लगा कि जो सही मायने में सनातनी जेनजी हैं, जो सचमुच उसमें आंदोलन जो अपने देश हित चाह रहे थे, उन्हें लगा उनके बीच बैठकर कोई भयंकर साजिश करने लगा। जो बैंक लूटने लगा, जो सनातन की सबसे बड़ी पहचान पशुपति भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को लूटने पहुंच गया। तब समझ में आया कि कोई अपने ही संसद को क्यों जला देगा? कोई अपनी सुप्रीम कोर्ट को क्यों जला देगा? उससे जजों से नाराजगी हो सकती है, उससे प्रधानमंत्री से नाराजगी हो सकती है, उससे एक-एक मंत्री से नाराजगी हो सकती है, उससे पूरे विपक्ष से नाराजगी हो सकती है। अपना ही संसद जला दे, अपना ही सुप्रीम कोर्ट, पशुपतिनाथ मंदिर को जलाने चला जाए। नेपाल में तो पूरी बाजी पलटती दिख रही है अब सर। बाजी पलटती नहीं, बाजी पलट गई मनीष जी, बाजी पलट गई और जिन्होंने पूरा खेल खेला था उनके हाथ से निकल गई बाजी, उनके हाथ से निकल गई और उनको बड़ी गलतफहमी थी। और वो जैसे उन्होंने पैसा खर्चा किया था, मैं दर्शकों को बता दूं, कल हम लोगों ने बताया था किस तरह से 657 मिलियन कितना इन्होंने दिया था और उसके अलावा जॉर्ज सोरोस के उससे आ रहा था और फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा था। आज फिर एक टुकड़ा निकल कर आया है मनीष जी कि 60 मिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिया था यूएसए ने। याद करिए, हिंदुस्तान के लिए वो 100 मिलियन कितना रखे थे, वहां पर उन्होंने 60 मिलियन नेपाल के लिए किया था। तो 60 मिलियन वो और 20 मिलियन का एक और हिसाब किताब निकल के आया है। 80 मिलियन तो केवल इस बवाल के लिए खर्चा किया गया था। बवाल के लिए जरा सोचिए आप। तो वो बड़े निश्चिंत थे और जिस हिसाब से उन्होंने 2 दिन एक तरफा चला उनका वन वे ट्रैफिक चला, तो उनको लग रहा था कि वो बालन शाह को सामने ला के कह रहे थे, हवा बना दी थी उन्होंने कि बालन शाह वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा और बिल्कुल निश्चिंत है। तो या तो वो बालन शाह के खुद के हाथ पांव फूल गए जब नंगई देखी, और उसके अलावा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें 95% लोग जो होते हैं उनका उद्देश्य कुछ और होता है। उनके वो केवल भीड़ में भावनाओं में बह के बवाल करते हैं। जब सब कुछ जल गया, खाक हो गया, दुनिया भर के बैंक लूट गए, जेलें टूट गई, पशुपतिनाथ मंदिर पे हमला हुआ, तब एकदम सन्नाटा है अब जब नेपाल में। तब वो जो जनरेशन थी जो वहां पर खड़ी थी, आगजनी में शामिल थी, वो अब सोच समझ रही है और इसका नतीजा ये हुआ कि अब वहां पे प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे और जिसको तय किया है उसने एक तरह से इनके ऊपर एटम बम फोड़ दिया। यानी कल शाम को क्लियर हुआ, उसके बाद आज सवेरे तक बिल्कुल एक नाम था सुशीला कार्की, कि वो वहाँ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं और 2016 या 17 में संभवतः रिटायर हुई, उसके बाद उनको बनाया जाएगा। मगर सुशीला कार्की का उसके बाद इंटरव्यू एक सामने आया है और वो इंटरव्यू जो था वो उनके ऊपर एक तरह एटम बम की तरह फटा। सुशीला कार्की को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो महिला इतने संवेदनशील मामले में जब उसका नाम आया तो उसने अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को छुपाया नहीं और बड़ा खुलकर, अब मैं दर्शकों को बताऊंगा क्या कहा उन्होंने। तो उसके बाद वो जो एंटी इंडिया का वो अमेरिका के जो पोषित लोग थे, और वो पूरा बवाल ही इसलिए कराया है उन्होंने नेपाल के अंदर कि चीन और भारत दोनों को नाक में दम करें और उनको हम डराएं धमकाएं और उनके ऊपर एक दबाव बनाएं, देखो हमने तुम्हारे बगल में करा दिया है। तो उनके ऊपर एकदम तुषारापात हो गया, जैसे बर्फ का पानी पड़ गया उनकी आग के ऊपर। तो फिर वहां पे दोपहर से फिर एक नया नाम शुरू हुआ, वो घी सिंह का नाम कल भी था, लेकिन वो घी सिंह कल कट गए थे। उसके बाद फिर घी सिंह का नाम शुरू हुआ कि घी सिंह होंगे। तो जब घी सिंह का नाम इन्होंने चलाना शुरू किया तो वहाँ विद्रोह हो गया। और मनीष जी वीडियो पड़े हैं सर, अभी मैं देखेंगे तो हम लोग डाल देंगे कि वहां पे मारपीट हुई है। उसी वही जो जंजी जो था, वो जो जंजी गिरोह मिलकर आग लगा रहा था, एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के वहां आपस में जूता चला है, बहुत जम के मारपीट हुई है। और उसके बाद वो स्थगित करना पड़ा फैसला कि कौन होगा राष्ट्रपति। और अभी रात के समय में 10 बजे करीब मैंने देखा है जो ब्रेकिंग न्यूज कि अब वो दो की जगह मनीष जी 5 हो गए हैं। कि पहले तो घी सिंह और उर्मिला कार्की में होना था, सुशीला कार्की में,
फिर सुशीला कार्की पीछे चली गई, वो घी सिंह के ऊपर फाइनल होगा। घी सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस में, भला आदमी है, उसका भी मैंने प्रोफाइल देखा, तो कोई विवादित आदमी नहीं है वो। उन ये दोनों में आपस अभी में लड़ने लगे, अलग अलग गुट में, अलग अलग, आप देखिए आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि, और ये सब स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे जो थे आपस में इसलिए लड़ने लगे कि इन्हें लग रहा है कि ये इस्तेमाल कर लिए गए। ये जो आपस की लड़ाई है, सड़क पर जूता चल रहा है, ये बताना कि उन लोगों के हाथ से बाजी निकल गई जिन्होंने पूरा इसको प्लान किया था, पूरा उसको एग्जीक्यूट किया नेपाल की सड़कों पे और नेपाल की संसद में 17 से। तो अब उनके हाथ से चली गई, और अब वास्तव में मनीष जी आया है, नेतृत्व कौन करेगा, ये वास्तव में उस जनरेशन के हाथ में है जो वहां की नौजवान पीढ़ी है। वो उसने इनको क्यों, उसका कारण है, उसने इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। वो आका जो बैठे थे, जो माल गला रहे थे पैसा करके, जिन्होंने पूरी हिंसा कराई, अब वो फैसला नहीं करेंगे। तो वो जो अब दोपहर तक या शाम तक कहिए कि जो घी सिंह और सुशीला कार्की में चल रही थी रेस कि किसको बनाया जाएगा, अभी 10 बजे खबर आई है कि अब जो सेना को 5 नाम दिए गए हैं। सेना को 5 नाम दिए गए, उसमें 3 नाम और बढ़ गए, 3 नाम और बढ़ गए। तो अब उन 5 लोगों में से सेना फैसला करेगी, और उसके बाद फिर मामला वहीं आके फंसेगा कि कोई एक मत हो कि उन 5 में से किसी एक नाम पे एक मत हो, क्योंकि वो 5 नाम तो मनीष जी किसी ने किसी गुट ने दिए होंगे ना, तो 5 गुट तो तय हो गए कि वो जो प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं वो 5 गुट हैं जो अपना अपना आदमी चाहते हैं। तो एक तो ये बड़ा सरदर्द इनके लिए पैदा हो गया। और सबसे खास बात कि जिस आदमी को ये पूरा प्लान करके किया था, बालेन शाह, जिसके लिए पूरा माहौल बना दिया था इन्होंने, उस आदमी का भी रात में आया स्टेटमेंट कि उसने अपना जो खुद मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने से, और उसने अपना मत उसने सुशीला कार्की के पक्ष में कर दिया कि वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बने। तो अब क्या बनेगा, क्या क्या होगा, अभी फैसला कल तक टल गया, 5 लोगों में फैसला होना है। और अभी मनीष जी ने जो आपको क्लिपिंग दिखाई, वहां सड़क पे जूता चल रहा है कि कौन बनेगा। और ये एक बहुत खास बात है, जो किसी आंदोलन का या किसी रैली का कोई नेता नहीं होता है तो यही समस्या होती है, और ये सबसे बड़ी समस्या होती है जिसका कोई समाधान नहीं होता कि जितने लोग उतने नेता और सबके अपने अपने मत। तो वहां पर क्योंकि ये जो भ्रष्ट नेता थे जिन्होंने लूटा था नेपाल को, इनके खिलाफ तो गुस्सा था, और वो गुस्सा कैसा हुआ, उसका कैसा इस्तेमाल कर लिया गया, ये हम सबने देखा। लेकिन अब वो तो हो गए भाग। और उसके बाद अब जब फैसला आया कि कौन शासन करेगा, तो वो शासन करने को कोई किसी को स्वीकारने को तैयार नहीं है। संभवतः उन आकाओं ने भी सोचा नहीं होगा कि इतनी भयानक हिंसा के बाद ऐसी आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा कि सड़क पर मारपीट। तो आने वाला समय मनीष जी नेपाल के लिए और ज्यादा कठिन और जटिल होने जा रहा है। और मैं जरा बता दूं कि जरा सुनिए कि सुशीला कार्की ने आज कहा क्या। वो जो कहा है, तो वो नेपाल के उन आकाओं के लिए, नेपाल के उन गुंडों के लिए जो पैसा लेके हिंसा कर रहे थे, उनसे ज्यादा वो सुशीला कार्की का वो इंटरव्यू सुनने के बाद हिंदुस्तान में जो बैठे हैं देश के दुश्मन, हिंदुस्तान में जो बैठे हैं आस्तीन के सांप, जो 2-3 दिन से लगातार उल्टी माला जप रहे हैं कि ऐसा ही नहीं, यहाँ भी हिंदुस्तान में भी होगा, और हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, मतलब वो मना रहे हैं। उन सबको जैसे सांप सूंघ गया होगा, वो सब आज जो है बाजार में चूहा मार दवा ढूंढ रहे होंगे, तो चूहा मार दवा मिल जाए, मैं कहीं खा लूं मर जाऊं। वो उनके लिए ये स्थिति पैदा कर दी सुशीला कार्की के इंटरव्यू ने। मनीष जी, मैं भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, तो कल जब नाम आया था तो मुझको लग रहा था कि ये उसी गैंग का मामला है, लेकिन ये उस गैंग का मामला नहीं, क्योंकि अब वहाँ साफ समझ में आ रहा है कि वो जो है 4-5 लोग, जरा ये सुशीला कार्की है, ये कुछ घी सिंह है। और सुशीला कार्की का स्टेटमेंट जो मैंने निकाला है, उसको जरा समझिए कि उसके बाद तो इन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं कि चूहा मार दवा खोज रहे हैं खैराती। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, यहीं से शुरुआत है कि मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। सुशीला ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। नेपाल और भारत के लोगों का रिश्ता दिल से दिल तक है। उन्होंने भारत के नेताओं को भाई बहन की तरह बताया। उन्होंने कहा हम भारत के नेताओं को अपने परिवार की तरह मानते हैं। ये जो यहाँ खैराती बैठे हैं, जो बैठे उल्टी गिनती गिन रहे हैं, इनके ऊपर ये समझिए अंगारों की तरह बरस रहे होंगे उनके एक एक शब्द। मानते हैं। सुशीला ने भारत से नेपाल की मदद की तारीफ की। उन्होंने कहा भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, हम बहुत करीब हैं। लेकिन उन्होंने हल्के अंदाज में एक कहावत भी सुनाई। ये कहावत क्यों सुनाई अभी बताऊंगा। कि उन्होंने कहावत भी सुनाई
कि जब रसोई में बर्तन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा शोर तो होता ही है। ये भी उन्होंने कहा, जो खटपट चलती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल में जन जेड ने 73 वर्षीय पूर्व जज सुशीला कार्की को देश का नेतृत्व सौंपा है। सेना के साथ बैठक में सुशीला कार्की के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सुशीला ने भारत के लिए अपने दिल में बसी गहरी मोहब्बत को जाहिर किया और पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने भारत के साथ दोस्ती की नई उम्मीद जगाई है। क्योंकि कार्यवाह के अंतरिम पीएम है, इसलिए फिलहाल कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट है कि नेपाल में असली गेम खेल रहे खिलाड़ियों का एजेंडा एकदम अलग और कुछ और है। तो ये सुशीला कार्की का जो एक तो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ, हिंदुस्तान की बड़ी तारीफ, हिंदुस्तान से संबंधों की तारीफ, हिंदुस्तान की राजनीति की तारीफ, हिंदुस्तान के नेताओं की तारीफ। तो ये जो सुशीला कार्की ने कहा, तो मनीष जी वहां पर भी एक धड़ा है ना जो बिल्कुल एंटी इंडिया है, जो इस हिंसा में शामिल था। तो वो जो कल शाम तक राजी था, वो आज दोपहर में भड़क गया कि सुशीला कार्की नहीं बनेगी। लेकिन बाकी जो धड़ा है वो सुशीला कार्की के पक्ष में है। तो वो दोनों की लड़ाई घी सिंह और सुशीला कार्की की जो चली, अब वो 5 लोगों में आ गए। तो 5 गुट तो वहां पर निश्चित है। और ये नेपाल के लिए बड़ा खराब है, लेकिन नेपाल के लिए एक मायने में अच्छा भी है कि नेपाल पर होल्ड, वो ताकत जिसने पिछले 3-4 दिन से नेपाल को जलाकर राख कर दिया, ये है कि अब उसके हाथ में भी ताकत नहीं रहेगी। तो ताकत अब वास्तव में भीड़ के हाथ में आ गई है और अब भीड़ मिलकर फैसला करेगी। और भीड़ के तेवर आप देख रहे थे, जो अभी आपने क्लिप देखी कि अब एक दूसरे को पटक पटक के मार रहे हैं, जो उनकी बात नहीं मान रहा। और इसको सुलझाना, इससे निपटना, ये बड़ा कठिन काम होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए इस तरह से मतलब ये जो देखा ना तो दिल दहल गया कि नेपाल को ऐसे जला दिया। ये कोई युवा जो अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, वो ऐसे जलाएगा क्या? नेपाल को तो लग रहा है कि 100 साल पीछे छोड़ दिया। मतलब आप इस कदर, ये निश्चित रूप से ये पूरा आपको कम्युनिस्ट गुंडई का सलीका नजर आएगा। इसका मतलब है कि युवाओं के बीच में भी कौन घुसे हुए थे। और देखिए, सुशीला जी यदि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, उनका नाम भेजा गया है, तो यहां जो कम्युनिस्ट गुंडे और कांग्रेस के जो गुंडे ये नैरेटिव बनाते हैं कि उसने बुजुर्ग को इनकार कर दिया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हैं ना 75 साल, और इससे कि युवा चाहिए, चूंकि कोहली के भ्रष्टाचार को, कोहली के एंटी हिंदुत्व को, कोहली के एंटी इंडिया को नहीं मुद्दा बना रहे। वो मुद्दा बना रहे कि चूंकि बुजुर्गों के खिलाफ मुहिम था, इसीलिए बुजुर्गों को मारा। तो फिर बुजुर्ग ही चुन क्यों रहे? नंबर 1। नंबर 2, आज प्रधानमंत्री कोहली का बयान एक और आया है। वो कह रहा है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। उसको मनीष जी, अभी ओली पे तो आता हूँ। ओली को फिर जब आपस की लड़ाई इन लोगों की देखी, आपस में लड़ रहे हैं सड़क पे, तो उसको फिर उसके जान आई है, फिर उसने आज बोला है। मगर वो जो बोला है उसके लिए बहुत घातक होगा। मैं अभी नेपाल पे ही सीमित रहूंगा कि यहाँ वो नेपाल के घटनाक्रम पर मनीष जी, इन खैरातियों को आज चेतावनी अमेरिका से आई है और इनका बिना नाम लिया है। इनका नाम नहीं लिया, उसने अमेरिकन संदर्भों में बात की है। लेकिन दर्शक उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आज आपने देखा होगा, सवेरे उठते उठते सारे चैनलों पर चल रहा था, वो चार्ली किर्की करके एक आदमी ट्रंप का सपोर्टर था, उसको गोली मार दी गई, लाइव गोली मारी गई, बिल्कुल दिख रहा है कि उसको गोली मारी, वो गिर पड़ा। अब वो बड़ा खास था, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा समर्थक भी था वो, और वो एक तरह से उभरता हुआ नेता आप कह सकते हैं, या उभरा हुआ नेता कह सकते हैं। उसको जब गोली मारी गई तो ओबामा ने मनीष जी शोक संदेश दिया। ये बहुत खास बात है कि ओबामा ने उसके लिए श्रद्धांजलि, शोक संदेश दिया। तो एक वहां पे है, वो मैं पढ़ के ही सुनाऊंगा, उनका पूरा निकाला है कि उन्होंने जो जवाब दिया है ओबामा को, वो लगा, वो जब मैंने पढ़ा और मैंने सुना तो मुझको ये लगा कि वो ओबामा को जवाब नहीं दे रहा, वो व्यक्ति हिंदुस्तान के खैरातियों को आईना दिखा रहा है कि तुम जो खेल खेल रहे हो ये कितना खतरनाक है। कहाँ गया? हाँ, ये क्ले ट्रेविस नाम है इनका। क्ले ट्रेविस ने बराक ओबामा के दावे पर करारा जवाब दिया है और वो भारत के दुश्मनों खैरातियों के लिए भी चेतावनी है कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या ओबामा को पता नहीं कि चार्ली किर्क की हत्या के पीछे क्या कारण था? अब मैं दर्शकों को कहूंगा, इसके एक एक शब्द सुनने वाला है। उन्होंने कहा क्या ओबामा को पता नहीं कि चार्ली किर्क की हत्या के पीछे क्या कारण था? सिर्फ 2 मिनट में ट्रेविस ने यह सब कुछ बता दिया जो हर नाराज अमेरिकी इस समय महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि तुमने ही इसकी वजह बनाई। आप 10 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति को एडॉल्फ हिटलर नहीं कह सकते।
आप ये नहीं कह सकते कि जिसने भी ट्रंप को वोट दिया था उनकी वकालत की, जैसे तुम, मैं, रिले और चार्ली किर्क वह नाजी हैं। ये सब ओबामा जहर उगल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, नाजी हैं। और फिर जब कोई हमें मारने की कोशिश करे तो अचानक कह दो कि हम इस हिंसा की निंदा करते हैं, तुम ही इसकी वजह बने हो। उसने ओबामा को संबोधित किया उस आदमी ने कि तुम ही इसकी वजह बने हो, अभी मेरी तरफ देखो, तुम ही इसकी वजह बने हो। जब आप लोगों को बताते हैं कि कोई हिटलर है तो आप पागल लोगों से कह रहे होते हैं कि जाओ उसे मार डालो। ये संदेश होता है जब कहते हैं ना कि ये हिटलर है। तो याद करिए, हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी को पिछले 15 साल से हिटलर कह रहे हैं, ये हिटलर कह के हिटलर, नाजी, ये सब कह रहे हैं। तो वो इस तरह यहाँ के खैरातियों को ये हत्या करने के लिए उकसा रहे हैं नरेंद्र मोदी की और उनके समर्थकों की। ये जो खैराती हैं, ये नंगा कर रहा है वो आदमी जो जिसने आज सवेरे कत्ल होते देखा है अमेरिका की सड़क पे। तुम्ही इसकी वजह बने, अभी मेरी तरफ देखो कि जब आप लोग बताते हो कोई हिटलर है तो आप पागल लोगों से कह रहे होते हैं जाओ उन्हें मार डालो। मैं दिखावा करते करते थक गया हूँ, मैं दिखावा करते करते थक गया हूँ कि यह काम उनके अलावा कुछ और है। चार्ली किर्क ने उस वामपंथी हिंसा का खामियाजा भुगता है। तो ये समझिए कि ये जो क्ले ट्रेविस हैं, ये इन्होंने एक आईना दिखाया है कि जब इस तरह से जहर उगला जाता है किसी शासक के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, तो उसकी परिणति इस हत्याकांड में होती, जैसे आज चार्ली किर्क को गोली से मार दिया गया। तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ के खैराती? ये लगातार यही काम कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों के मन में जहर भरा जाए। ये आलोचना नहीं कर रहे, ये जहर भर रहे हैं, अपने झूठ का जहर भर रहे हैं, अपने फर्जीवाड़े के जहर भर रहे हैं, जालसाजी के जहर भर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, ये देश को बड़े खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। और आज क्ले ट्रेविस की जो टिप्पणी है, मनीष जी, उनका वीडियो भी जरा वीडियो सुनवा दीजिए। ये तो मैंने इसका जिस्ट बताया कि वो आदमी कितने अवसाद से भरा होगा जब उसने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को उसने संबोधित करके ये अपना वीडियो जारी किया है। ये अपने आप में बहुत दुखद है। होगा मनीष जी, ऊपर ही है सबसे। ना तो छोड़ दीजिए, कोई रहने दीजिए। चलिए, भी नहीं पहुंचा, ठीक है, छोड़ दीजिए सर। तो ये यहाँ पे हिंदुस्तान में जो षड्यंत्र खेल रहे हैं, खूनी इरादों के साथ खूनी षड्यंत्र तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए चेतावनी है। और सरकार को भी सावधान किया है क्ले ट्रेविस ने कि आप इन पे निगाह रखिए। ये केवल इनको आलोचक या बड़े बिके हुए लोग मत समझिए। ये कितने, अगर ये सफल होगा तो कितने भयानक परिणाम होंगे, ये भी क्ले ट्रेविस का ट्वीट बता रहा है। ये एक बड़ा संदेश निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा देने की कोशिश की गई है कि भाई सुधर जाओ। चेतावनी तो खैर है इजराइल से, लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि शायद वीडियो यदि सुना पाए हम। Like Barack Obama did, like Hillary Clinton did, oh, we condemn this violence. Guess what? You can't call the president of the United States for 10 years Adolf Hitler, and you can't say that he's a fascist dictator, and you can't say that anyone who voted for Trump or advocated for him, like you, me, Riley, and Charlie Kirk, are Nazis. And then when someone tries to kill us, you can't suddenly say, oh, ये तमाम चीजें तो भारत के प्रधानमंत्री तब से सुन रहे हैं। आज उनका तो वो भी वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं तो पिछले 20 साल से झेल रहा हूँ, रोज गालियां सुन रहा हूँ। ये जो है मनीष जी, ये क्ले एंड बक करके अमेरिका में कोई रेडियो स्टेशन है, उसके मालिक है, पत्रकार है। और उन्होंने बराक ओबामा को डायरेक्ट संबोधित करके कहा है कि चार्ली किर्क की हत्या हो गई। तो ये सामान्य घटना नहीं, बड़ी घटना है। और जो आजकल ये पिछले 3-4 दिन से खैरातियों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नंगे होकर नाच रहे हैं, हिंसा के पक्ष में नाच रहे हैं, हिंसा के समर्थन में नाच रहे हैं, वैसी हिंसा भारत के अंदर हो जाए इस बात को मनाते हुए नाच रहे हैं। तो ये केवल एक तरह से ये हत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि किसी भी भारतीय की या प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो इनके ऊपर तो मनीष जी जो है यूएपीए लगाकर इनको बंद करना चाहिए। बिल्कुल, ये सब चीजें तब हो रही, देखिए कि कैसे इनका इकोसिस्टम काम करता है।
ये सब तब हो रहा है जब नेपाल की सड़कों पर युवा प्रधानमंत्री मोदी के बैनर्स को लेकर के कि हमें मोदी जैसा नायक चाहिए। आपने देखा होगा कि दर्जनों चैनल पर इंटरव्यू आए हैं कि हमें मोदी जैसा नायक चाहिए, हमें एक योगी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से सबके सब नरेंद्र मोदी ये इस तरह का बैनर सड़कों पे चला और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को लेकर के उस भीड़ का इस ढंग से बैनर लेके चलना सामान्य मामला नहीं था। इसके बावजूद नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वैसा भारत में करने की कल्पना, ओली पर जो गुस्सा है उसे छुपाना, कम्युनिस्ट झंडे उखाड़े गए उसे छुपाना, लेकिन नैरेटिव ये बनाना कि जैसे नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह था वैसा ही विद्रोह भारत में होगा, यहां भी उम्र दराज लोग हैं, यहां भी लोग सत्ता से ऊब चुके हुए हैं, जबकि वो भ्रष्टाचार का मामला था। और नेपाल में जो कुछ भी लोगों ने किया उत्पात तो सत्ता और विपक्ष दोनों को कूटा है, क्योंकि सबके सब बेईमान थे। जैसे कांग्रेस ने ना आपस में मिलकर के वामपंथियों के साथ मिलकर के वामपंथियों को मौज दिलाया ताकि वामपंथी गुंडे उनके खिलाफ कुछ बोले नहीं। पूरा नहीं नैरेटिव ही बदल दिया नेपाल की लड़ाई का। नहीं मनीष जी, इस गलत फहमी में कतई ना रहा कि वहाँ बाजी जो पलटी है, वो मैं जो बता रहा हूँ वो किसी और संदर्भों में बाजी पलटी है। उन कम्युनिस्टों के पक्ष में बाजी नहीं पलटी, उन कांग्रेसियों के पक्ष में पार्टी बाजी नहीं पलटी है। उनको जनता आज भी जूता लेके ढूंढ रही है, अगर वो मिल जाए तो दोबारा फिर हिंसा हो जाएगी काठमांडू की सड़कों पे। वो ओली ने आज जो बयान दिया है वो भी उसने जो है आर्मी के घेरे में बैठ के आर्मी के अड्डे से दिया है, आर्मी के कैंप में वहां से बैठ के उसने बयान जारी किया। हालांकि आर्मी में जो कल मैंने कहा था कि आर्मी में भी कोई मोल है, अन्यथा वहां बैठकर उससे बयानबाजी कौन करवा रहा था। ये एक अलग ताकत, एक चीनी का गुलाम था वो, तो चीन ने अपनी मशीनरी वहां पे एक्टिव की होगी, तो उसका परिणाम सामने है। और वैसे मैं बता दूं मनीष जी, मैंने डाला भी है, ट्विटर पे भी पढ़ा, शायद नीचे पढ़ा है कि नेपाल को जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत कई यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू है, लकी बिस्ट एक जो रॉक एजेंट रहा है, कमांडो भी रहा है, सब कुछ रहा है, उस आदमी का मैं आज से 8 महीने पहले का इंटरव्यू है, जब ये कुछ भी नहीं था। तब उसने बताया था कि दुनिया में सबसे खतरनाक जगह अगर एजेंसी के लिए ऑपरेट करना है तो वो नेपाल है। उसका कारण भी उसने बताया, जरा सुन लीजिए पहले इसको। सुना लकी सर, ये इसमें आप 8 चैप्टर है सर। ऑपरेशन मोनोपोली, ऑपरेशन जंगल सफारी, ऑपरेशन कैसीनो, ऑपरेशन टाइगर क्लॉ, ऑपरेशन हॉट परस्यूट, ऑपरेशन ब्लाइंड स्पैरो, ऑपरेशन ब्लैक विडो। अगर मैं आपको कहूं कि इन सभी ऑपरेशंस में कौन सा एक ऑपरेशन ऐसा है जो बिल्कुल ये था कि करीब से और सबसे डेंजरस? आपने अभी कहा कि हमारे लिए हर एक ऑपरेशन ऐसा होता है जैसे बिल्कुल ये पहले वाले से डेंजर है, पहले वाले से, लेकिन इन 8 ऑपरेशंस के बाद सर जिसमें हमारे को बहुत परेशानी हुई, देखो अगर मुझे आप पूछे कि यार मुझे पर्सनली किस चीज में बहुत परेशानी हुई, तो ऑपरेशन कैसीनो में बहुत परेशानी हुई सर। कैसीनो में बहुत दिक्कत हुई हमारी, क्योंकि मैं आपको आज ये बता रहा हूँ सर कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि यूएस खतरनाक है, चाइना खतरनाक है ना, आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, चाहे सीरिया खतरनाक है, लेबनान खतरनाक है, रशिया खतरनाक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में अगर किसी स्टेट के अंदर या किसी मतलब अपने बगल में कि सबसे ज्यादा एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा मुझे सबसे खतरनाक नेपाल लगता है यार सर। एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिविल आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सिविल लोग तो डेली नेपाल में जाते हैं, कैसीनो के अंदर गेम खेल के आते हैं बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ एक एजेंट के लिए। मैं आपको ये बताऊं कि नेपाल में कुछ ऐसे लोग हैं कि जस्ट उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है सर, वो 20 लाख की बाइक में घूम रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक में। वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? टोटल हर एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा आपको, पूरी एमडब्ल्यूएस वहां मिलेगी, पूरी आपको सीआईए पूरी वहां पर मिलेगी, आपको आईएसआई पूरी वहां पर मिलेगी, आपको एफएसबी मिलेगी, एमआई पूरे। मैं कह रहा हूँ कि साला नेपाल में जितने लोग नहीं, एजेंट उससे ज्यादा है नेपाल के अंदर। ये कड़वी सच्चाई है नेपाल की। नेपाली जितने नहीं है उतने एजेंट है वहां पे। हाँ, और ये बता दूं कि ये इंटरव्यू 8 महीने पहले का, ये 13 दिसंबर 2024 का इंटरव्यू है। ये आज का इंटरव्यू नहीं कि आज के घटनाक्रम को देख के वो आदमी कोई ऐसी बात कह रहा है। और एजेंट लीमा ये तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित है और एजेंसियों के लिए काम किया है, नेपाल के अंदर काम किया है। और उस आदमी का ये अनुभव 8 महीने पहले बता रहा था कि वहाँ पर एजेंसियाँ कितनी पावरफुल है अलग अलग। तो जो मैं ओली की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि अचानक अटैक हुआ तो चाइना भी कुछ संभल नहीं पाया था और संभल तो भारत भी नहीं पाया था। लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर संभला है, तो ये चाइना अपनी तरफ से एक्टिव हो गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ओली का बयान आना
ये मायने रखता है मनीष जी की इन हालातों में। और मिलिट्री के घेरे में बैठ के अगर वो बयानबाजी कर रहा है भारत विरोधी, तो निश्चित तौर पर उसको वहाँ पर आर्मी को सपोर्ट कर रहा है और कोई एजेंसी उसके साथ लग गई है। लेकिन ओली जनता का सामना करने की स्थिति में कतई नहीं है, ये सबसे खास बात है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का आपने देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री बनने जा रही है, वो तो है ही है, वहाँ पब्लिक भी बोल रही है कि हमको मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो दोनों की स्थिति में बड़ा फर्क है। और तीसरा आदमी जिसने गेम खेला था, वो समझ रहे हैं आप, वो बालेन शाह कहीं कोने में पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके हाथ पांव फूल गए। अचानक तो एक तरफा चला खेल, लेकिन अब जब तीनों चारों एजेंसियां एक्टिव हो गई और भी एजेंसियां बता ही रहा पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियां वहाँ एक्टिव हैं, तो अब वहां पर खेल दूसरा है। और फिलहाल अभी जो है प्रथम दृष्टया अगर आज की बात करूं, आज अब हम लोग रात में बात कर रहे हैं, तो बाजी तो वहां पलट गई है। अब वो अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा नहीं। और मैं दर्शकों से एक और बता दूंगा नहीं कि कुछ लोग बड़ा राजशाही के पक्ष में बोलते हैं, राजशाही के पक्ष में, तो और राजशाही वहाँ राजशाही भी कूद गई है। एक गुट राजशाही का भी है जो बता रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। राजशाही अपना एक कैंडिडेट किसी को बता रही है कि कतई इस धोखे में मत रहिए कि वो हिंदू राष्ट्र होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। हिंदू राष्ट्र का चेहरा उसका होगा। मैं कल रात में किताब पढ़ रहा था, मैं 3 बजे रात तक मनीष जी पढ़ता था, दोबारा निकाली वही इनसाइड नेपाल जिसकी मैंने बात की थी। यहाँ पर रा के डायरेक्टर है और आज की किताब नहीं, उनकी बहुत पहले की किताब है और वो 1984-85 में थे। और ये आज आप जो यहाँ देख रहे हैं माओवादी फलाने ढिमाके, ये राजीव गांधी की करतूत है। उस पर हम लोग बात कर भी चुके हैं, किसी दिन फिर बात करेंगे। लेकिन वो उससे पहले नेपाल के साथ भारत के क्या रिलेशन चल रहे थे और राजा कैसा खेल कर रहा था हिंदुस्तान के साथ, ये बड़ा डिटेल्स उन्होंने लिखा है। तो राजा को ऐसा नहीं कि बड़ा हिंदूवादी होने के नाते या भारत के बड़े पक्ष में था, वो पूरा जिस तरह से ये कर रहा था ओली, इससे ज्यादा बढ़ के हरकतें वो तब करता था। कुछ तो मुझे याद भी है, कल जब उनको पूरा पढ़ा तो मैं फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ ये है। तो राजशाही से कोई बड़ा जय जयकार नहीं हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि फिलहाल राजशाही किससे हैंडल हो रही है, ये बात मेन है। और तब के भारत में और अब के भारत में भी बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बैठे हैं, यहाँ योगी हैं यूपी में, तो क्या होता है ये अलग है। लेकिन आप आंख बंद करके विश्वास उस राजा पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये राजा भी दूसरा है जिसके ऊपर बड़ा खलनायक बन गया था कि हत्याकांड में इसका नाम आने लगा था। खैर वो अलग बात है। तो आज मगर घूम फिर कर आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के लिए स्थिति संतोषजनक है, ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी बता दूं कि ये जो सुशीला कार्की है, ये BHU में यानी बनारस में ही रह के पढ़ी है, ये बनारस में ही पढ़ी है। उसके बाद ये गई है। तो एक तरह से जो नेपाल की परंपरा रही कि वहाँ नेता जो है वो बनारस की प्रोजेक्ट हुआ करते थे, उन्हीं में से ये भी है। ये कोहली ने आर्मी के सुरक्षा के घेरे में पहले ये बयान देना कि हम उसकी सजा भुगत रहे हैं क्योंकि हमने कह दिया कि राम की जन्मभूमि नेपाल में है, इसीलिए भारत हमें सजा दे रहा है, लिपु लेख वाला मामला। उसके बाद आज कह रहा है कि मैंने बच्चे नहीं किए, मेरे बच्चे नहीं है, आप ही मेरे बच्चे हैं। मतलब ये चुट्टा लूट करके नेपाल को बर्बाद करके ये आखिर में ये भारत विरोधी दांव क्यों चला इसने? ना मनीष जी देखिए, वो तो अपनी एजेंसी के हिसाब से बोल रहा है। जिसके टुकड़ों पल्ला उसको लिखित स्टेटमेंट उसने पढ़ा है। वो अभी फिलहाल ओली वहां पर कोई वापसी उसकी हो जाएगी या दोबारा वहां स्थापित हो जाएगा, इसमें अभी उसको बहुत मेरे ख्याल से उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो दोबारा वहां पर आकर नेतागिरी करे और स्थापित हो जाए, ये असंभव है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है कि कहीं प्रासंगिक हो जाए। और उसके स्टेटमेंट को बड़ा एक तरह से मिलिट्री की तरफ से प्रमोट किया गया है। तो वो एक अलग खेल है। वो क्या खेल है वो एक दिन थोड़ा रुक जाइए, वो भी समझ में आएगा। आर्मी का एक धड़ा चीन के साथ कैसे संबंध है सब जानते हैं, और चीन कैसे डोमिनेट कर रहा था ये भी सबको मालूम है। तो वो उस धड़े ने उसकी मदद की है, उसका स्टेटमेंट बाहर आया। लेकिन आपने गौर किया मनीष जी कि उसको हिंदुस्तान में तो फिर भी उसको थोड़ी बहुत प्रमोट हुआ, नेपाल में किसी ने उसके घास नहीं डाली कि वो कह क्या रहा। नेपाल में लोग उसके खून के प्यासे हैं, अभी निकल कर वो सड़क पे आने की स्थिति में वो नहीं है। वो अभी भी आर्मी के घेरे में बैठा है। तो वो कोई बड़ा प्रासंगिक नहीं है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, या आने वाले समय का कोई बड़ा खतरनाक संकेत नहीं है। क्योंकि अब जनता उसके लिए ये जो आज 5 धड़े बन गए और पांचों धड़े जो आपस में लड़ रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो ओली के लिए वो पांचों धड़े एक होकर ओली को दुश्मन मान रहे हैं। ओली उन पांचों धड़ों में से किसी का हीरो नहीं है।
तो वो तो एक तरह से उसका खेल तो खत्म। अब आने वाली सरकार जो होगी वो कैसा शासन देगी इस पर निर्भर करेगा कि ओली का भविष्य क्या होगा। ये मैं पहले दर्शकों को बता चुका हूँ। याद करिए, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि 19 जो आज आप ओली की स्थिति देख रहे हैं, 1977 में बिल्कुल यही स्थिति इंदिरा गांधी की थी। लोग एक तरह से दुश्मन मान रहे थे, हिंदुस्तानी हिंसक नहीं है, हिंसक आंदोलन की यहाँ परंपरा नहीं रही, तब भी कोई इंदिरा गांधी को मारने नहीं निकल पड़ा था। लोकतंत्र के जरिए इंदिरा गांधी का तख्ता पलट कर दिया गया था और पूरा साफ होगा। तो यूपी में एको सीट नहीं, बिहार में एको सीट नहीं, मध्य प्रदेश में शायद एक सीट थी, अन्यथा सफाया। लेकिन 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी बम्पर जीत के आई थी और पिछले पहले से ज्यादा सीटें क्यों आई थी? 2.5 साल में ऐसा क्या हो गया था? वो जो जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई थी उनके कर्म ऐसे थे, उनके कर्म ऐसे थे कि 2.5 साल में इंदिरा गांधी उनको देवी लगने लगी, उसी जनता को जिस जनता ने उसको खदेड़ा था। तो अगर ये आने वाली सरकार कैसी होगी या लोग कैसे संभालेंगे उस पर निर्भर करेगा कि ओली या जो और नेता है उनका भविष्य क्या होगा। और अगर ठीक से चला ले गए तो ओली काम खत्म। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरी पासा जो है वो बाजी पलट गई है, लेकिन अब बाजी फिर से ना पलट जाए, नेपाल को इसको ध्यान रखना। नहीं मनीष जी, मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, मैं बाजी पलट गई केवल इस संदर्भ में कह रहा हूं कि वो जिस आका ने पूरा तख्ता पलट कराया उसके हाथ में अब नहीं है, उसके हाथ में अब नहीं है कि नेपाल कैसे चलेगा, नेपाल कौन चलाएगा। ये वहां के जो नौजवान है इन्हें ये फिर घूम के उनके पास आ गए और क्योंकि मैच्योर नहीं है, उनको अभी तमीज नहीं कि कैसे सत्ता परिवर्तन होता, तो उसका नतीजा है कि आज आप सामने सड़क के ऊपर आपस में लड़ते हुए एक दूसरे का सर फोड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये युद्ध एक मामले में बड़ा अच्छा है कि एक आदमी का वहां पर रूल नहीं होगा। वो जो आका बैठा था कि हम एक बालेन साहब यहाँ बैठा देंगे या जिसको प्लान किया हो, वो उनकी योजना बिल्कुल ध्वस्त हो गई, चूर चूर हो गई। और अब वो, अगर मैं हिंदुस्तानी संदर्भ में बात करूं कि फिलहाल वो जो दाल उसने पकाई थी वो दाल अब जूते में नेपाल में बट रही है, वो भी वहां भी जूते में बट रही है। किसको कितनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी तय नहीं है, कल सवेरे का इंतजार करिए। लेकिन उसके हाथ से बाजी निकल गई, ये पक्का है। और ये हताशा, ये बाजी निकलने की परेशानी भारत में जो भारत द्रोही है बैठे हैं, जो सपना नेपाल में कुछ और देख रहे हैं, ये उनके लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है।